भाषा के कार्य। जी हाँ दोस्तों, भाषा के कार्य इसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। भाषा के कार्य के संदर्भ में, इससे पहले हमने परिभाषाओं को जाना था, तो भाषा के कार्य के संदर्भ में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों भाषा के बहुत सारे कार्य होते हैं, घर से लेकर बाहर तक देश के योगदान में या फिर हर एक क्षेत्र में भाषा का बहुत ज्यादा कार्य होता है। लेकिन हम लोग शिक्षण के छात्र हैं और शिक्षण से संबंधित हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग जानेंगे भाषा के कार्यों में, सबसे हम लोग आज जानेंगे कक्ष में भाषा के कौन कौन से कार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या जानने वाले हैं, कक्षा कक्ष में भाषा के क्या क्या कार्य हैं, इसको हम लोग जानेंगे। कक्षा कक्ष में कार्य, ठीक है। किसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, कक्षा कक्ष के संदर्भ में बात करेंगे, कक्षा की बात करेंगे, क्लास की बात करेंगे। कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक होगा कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य। जी हाँ, यही हमारा टॉपिक है, कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य। इसको हम लोग आज देखेंगे और इसके बाद जो है हम लोग भाषा के अन्य स्वरूप के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो कक्षा कक्ष की हम लोग बात किए, तो जैसे हम लोग एक शिक्षक बनने वाले हैं, जो जितने भी छात्र, जितने भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जितने भी जो बीएड के एग्जाम में, बीएड में अपियर हैं या फिर जो डीएलएड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के जो आप शिक्षण से संबंधित कोर्स कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक दिन शिक्षक जरूर बनेंगे। और ऐसे प्रश्न से आपका बहुत बार सामना होता रहेगा, चाहे आप डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रहे हो, द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रहे हो, या फिर आप बीएड की किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो। इस प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना होता ही रहेगा, क्योंकि आप एक शिक्षक, जी हाँ, आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो आपको ये समझना होगा कि कक्षा कक्ष में भाषा की क्या कार्य है। जी हाँ, कक्षा कक्ष में भाषा के क्या कार्य हैं, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करने वाले हैं, कक्षा कक्ष में भाषा के कार्यों को। तो सबसे पहले देखिए कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम कक्षा कक्ष जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं संप्रेषण। जी हाँ, हम क्या करते हैं, संप्रेषण। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो ये क्या है, ये हम लोग संप्रेषण करते हैं। तो एक पहला कार्य जो भाषा का कक्षा कक्ष में क्या हो गया, सबसे पहला कार्य भाषा का कक्षा कक्ष में क्या हो गया, संप्रेषण। जी हाँ दोस्तों, क्या हो गया, संप्रेषण। ठीक है, पहला कार्य कौन सा हो गया, संप्रेषण। इसको देंगे तो यहाँ नहीं देंगे, यहाँ देंगे तो यहाँ नहीं देंगे, ठीक है। तो संप्रेषण सबसे पहला कार्य कौन सा हो गया, संप्रेषण। जी हाँ दोस्तों, संप्रेषण सबसे पहला कार्य हो गया, संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण के लिए हम लोग इसका भाषा का प्रयोग करते हैं कक्षा कक्ष में। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए प्रयोग करते हैं, संप्रेषण के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहला कार्य कक्षा कक्ष में भाषा का क्या हो गया, संप्रेषण। दूसरे कार्यों की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा कार्य देखिए, यहाँ पे दूसरा कार्य के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। दूसरा कार्य क्या होता है, जैसे ही हम लोग कक्षा कक्ष पहुंचते हैं तो बच्चों से पुराने पाठ के, मतलब पिछले पाठ के संदर्भ में पूछते हैं। पिछले पाठ के संदर्भ में हम लोग पूछते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने हम जो पूछते हैं फिर बच्चे उधर से जवाब देते हैं। मतलब हम दोनों के बीच क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। क्या होती है, अंतः क्रिया। तो दूसरा कार्य क्या हो गया भाषा का, अंतः क्रिया में। दूसरा कार्य क्या हो गया भाषा का, अंतः क्रिया में। आप सभी को यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। और जी हाँ, जिसको इसकी जरूरत है, जी हाँ दोस्तों, जिस भी आदमी को जरूरत है उस तक ये पहुंच सके। इसलिए हमारा अनुरोध आप सभी से है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि हम ज्यादा दिन तक आप सभी के साथ बने रहें। तो सबसे पहले जो कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य है, कौन सा कार्य है, संप्रेषण। अर्थात जो है, जब हम भाषा कक्षा कक्ष में हम पहुंचते हैं तो बच्चों से संप्रेषण करते हैं, गुड मॉर्निंग या फिर नमस्कार कुछ भी कर। तो ये क्या है, यही संप्रेषण है। दूसरे बात में हम लोग बात करें तो जब हम बच्चों से कक्षा कक्ष में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में या फिर पिछले पाठ के संदर्भ में ही हम उनसे क्या करते हैं, अंतः क्रिया यानी कि बातचीत। जी हाँ दोस्तों, बातचीत करते हैं, जिसमें हम अपने विचार भी उसके सामने रखते हैं और वो जो पाठ से संबंधित विचार भी हमारे सामने रखते हैं। तो दूसरे कार्य क्या हो गए, भाषा के दूसरे कार्य जो कक्षा कक्ष में होते हैं वो क्या हो गए, अंतः क्रिया। जी हाँ दोस्तों, अंतः क्रिया। तीसरे कार्य की हम लोग बात करें, तीसरा कार्य क्या होगा, कक्षा कक्ष में भाषा का तीसरा कार्य क्या होगा, देखिए दोस्तों, पठन या वाचन में ही इसका कार्य होता है। देखिए सबसे पहले शिक्षक जब जाते हैं, जी हाँ, शिक्षक जब जाते हैं कक्षा कक्ष में तो वो क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आदर्श वाचन। पिछले वीडियो में मैंने वाचन के प्रकार यानी वाचन या पठन के मैंने प्रकार बताए थे। जी हाँ दोस्तों, उसमें दो प्रकार मैंने बताया था। जी हाँ, यदि आप सभी को नहीं लग रहा है तो आप हमारे जो है चैनल के
चैनल के बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जहां हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है उधर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वीडियो, हमारे सारे वीडियोज की सीरीज मिल जाएंगे। उस वीडियोज के सीरीज में जाकर आप पठन के प्रकार को देख सकते हैं और वहां पे आप देखेंगे कि जो पठन के प्रकार हैं, जी हाँ दोस्तों, पठन के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है सस्वर में बांटा गया है और दूसरा मौन में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्वस्वर पाठन के अंतर्गत मैंने बताया था आपको आदर्श वाचन, जी हाँ दोस्तों, भाषा का प्रयोग आदर्श वाचन के लिए भी किया जाता है, जो सिर्फ शिक्षक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक क्या करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं, और छात्र जो करते हैं, छात्र क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुकरण और आदर्श वाचन यही होता है, अनुकरण और आदर्श वाचन यही होता है कि जो शिक्षक कक्ष में पहुंचते हैं और विषय वस्तु से संबंधित या फिर कहानी और जो कविता, जो इनसे संबंधित जो वक्तव्य देते हैं, जो वहां पे भाषण देते हैं, कक्षा कक्ष में जो पढ़ाने के संदर्भ में वो जो उपयोग करते हैं, वो क्या है, वो आदर्श वाचन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, आदर्श वाचन कहलाता है। तो ये आदर्श वाचन में भाषा का प्रयोग होता है, कक्षा कक्ष के आदर्श वाचन में, यानी कि शिक्षक के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वो क्या होता है, वो आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। किस वाचन के अंतर्गत आता है, आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कक्षा कक्ष के अंदर हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं। कक्षा कक्ष के अंदर भाषा के कौन कौन से काम होते हैं, तो सबसे पहला काम हमने देखा कि संप्रेषण के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा अंतःक्रिया के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तीसरा आदर्श वाचन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, भाषा का कक्षा कक्ष के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं अगले संबंध में। देखिए, अनुकरण वाचन जब जहां आदर्श होगा वहां अनुकरण होगा, जहां आदर्श होगा वहां अनुकरण होगा। अर्थात जब शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते हैं किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी जो है पाठ्य सामग्री को, तो उसमें जो है आदर्श वाचन शिक्षक करते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों से दोहराने के लिए कहा जाता है। तो इस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कौन सा वाचन करते हैं, बच्चे, जी हाँ दोस्तों, बच्चे करते हैं अनुकरण वाचन। जी हाँ, बच्चे करते हैं अनुकरण वाचन, अर्थात जो छात्र होते हैं वो कौन सा वाचन करते हैं, वह करते हैं अनुकरण वाचन। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि कक्षा कक्ष में भाषा के कौन कौन से कार्य हैं। तो पहले कार्य कौन से हो गए, संप्रेषण, दूसरे कार्य कौन से, अंतःक्रिया, तीसरे आदर्श वाचन में, और चौथा कार्य कौन सा हो गया, अनुकरण वाचन में। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। दिमाग पे जोर डालिए, आप सोचने का प्रयास कीजिए। कक्षा कक्ष में जाने के बाद कौन कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो भाषा से किए जाते हैं। क्या दोस्तों, भाषा से किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे व्यक्तिगत वाचन, जी हाँ, व्यक्तिगत वाचन में भी किया जाता है। वाचन के प्रकार पढ़ेंगे, ये सभी आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा। वाचन के प्रकार पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत वाचन, जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत वाचन, जैसे कि किसी भी छात्र को एक तरफ से हम चाहते हैं कि एक एक करके जो हम छात्रों को पढ़ाते हैं, किसी कहानी को एक छात्रों से जो पढ़वाना होता है उसी को व्यक्तिगत वाचन कहा जाता है। किसी एक छात्र को खड़ा करके कोई चीज पढ़ने के लिए या फिर कोई उससे पूछा जाता है, तो ये कौन सा वाचन के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत। जी हाँ, व्यक्तिगत जो है व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं कक्षा कक्ष में। जी हाँ दोस्तों, भाषा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्तिगत वाचन के लिए भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इतने कार्य हमने आपको बताने का प्रयास किया जो कक्षा कक्ष में हम लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष में ये भाषा के कार्य हैं। इसके बाद हम लोग जो है इसके संदर्भ में बात करते हैं कि जब हम वहां पे जाते हैं कक्षा कक्ष में, तो हम कौन सा कार्य करने के लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कार्य करने के लिए जाते हैं, अध्यापन कार्य। जी हाँ दोस्तों, ये भी कार्य हो जाएगा, ये भी कार्य हो जाएगा। अध्यापन कार्य के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ कक्षा कक्ष की बात करते हैं। तो कक्षा कक्ष में जो है कौन कौन से कार्य हो गए, सबसे पहला कार्य कौन सा, संप्रेषण, दूसरा अंतःक्रिया, तीसरा आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन, अध्यापन कार्य। ठीक है, अध्यापन कार्य में भी हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। अध्यापन कार्य में हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। और जी हाँ, कक्षा कक्ष की बात हो रही है तो कक्षा कक्ष के संदर्भ में ही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो संप्रेषण हम करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्यक्तिगत वाचन और अध्यापन कार्यों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अध्यापन कार्यों में हम लोग इसका करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद भाषा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, भाषा का प्रयोग हम लोग जो है विषय सामग्री को रोचक बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट, डीपीआई पॉइंट, विषय सामग्री को जो भी हम पढ़ाने जाते हैं या फिर जो भी टॉपिक होता है उसको रोचक बनाने के लिए भी विषय सामग्री को रोचक बनाने में, जी हाँ दोस्तों, विषय सामग्री को रोचक बनाने में हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कक्षा कक्ष के अंदर की बात है। जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष के अंदर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो विषय सामग्री को रोचक बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कक्षा कक्ष की बात कर रहे हैं। कक्षा कक्ष की बात में हम लोग बात करेंगे 8वें नंबर में कौन कौन से कार्य, फिर आगे संप्रेषण, अंतःक्रिया, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और व्यक्तिगत वाचन, अध्यापन कार्य, विषय सामग्री को रोचक बनाने में। जी हाँ दोस्तों, विषय सामग्री को रोचक बनाने में
ये 7 पॉइंट जो वीवीआई पॉइंट है, आप तो इसको याद कर लेंगे, एकदम आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार यदि देख लेते हैं तो सारा आपको पॉइंट मस्तिष्क में बैठ जाएगा। क्योंकि कक्ष में जाने के बाद ये सारी प्रक्रिया हर एक शिक्षकों को, जी हाँ, हर एक शिक्षकों को इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने इतने कार्यों की यहाँ पे विवेचना की और इसके बाद हम बात करते हैं अगले कार्य की ओर। तो अगले कार्य में आप देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगले कार्य में देखेंगे आप यहाँ पर जो हम लोग जो भी पढ़ाते हैं कक्ष में हम लोग जो भी व्याख्या करके आते हैं, जो भी बता के आते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग जो है मूल्यांकन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन करते हैं और उसका माध्यम क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कार्य के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन कार्य के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन कार्य के लिए हम लोग जो है मूल्यांकन कार्य के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कक्षा कक्ष के कार्य हैं, ये कक्षा कक्ष के कार्य हैं, कक्षा कक्ष के कार्य हैं, मूल्यांकन कार्य में करते हैं। इसके बाद हम लोग किस कार्य में करते हैं, व्याख्या करने में। जी हाँ दोस्तों, व्याख्या किसी भी संदर्भ में, किसी भी शब्द संदर्भ में या फिर किसी जो टॉपिक के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। एक जो है उसका विस्तृत विवरण वहां पर जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, किसके माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष में किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, भाषा का कार्य यहाँ कक्षा कक्ष के संदर्भ में मैंने बताने का प्रयास आप सभी को किया है। सबसे पहला संप्रेषण, दूसरा अंतःक्रिया, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन में, व्यक्तिगत वाचन में, अध्यापन कार्य में, विषय सामग्री को रोचक बनाने में। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन कार्य के लिए भी हम लोग इसका करते हैं, व्याख्या करने में हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। और यदि हम 10वें नंबर में बात कर लें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गृह कार्य को देने में, गृह कार्य, जी हाँ दोस्तों, गृह कार्य में करते हैं कि नहीं, गृह कार्य में क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। चाहे वो भाषा का कोई स्वरूप हो, लेकिन हम भाषा का प्रयोग कक्षा कक्ष में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष में भाषा के कार्यों का उल्लेख इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी को बताने का प्रयास किया। यदि आप लोग इसके संदर्भ में जो है और पढ़ेंगे तो और ज्यादा ही चीजें आपको जो है क्लियर होते चले जाएंगे। और कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपके सामने आएगा, आप उसको रुकेंगे नहीं, आराम से उसमें लिखते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप एक पॉइंट को डील कीजिएगा तो आपका 4-5 पेज आराम से चले जाएगा और कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद फिर भाषा के स्वरूप के संदर्भ में, भाषा के कौन कौन से स्वरूप प्रचलित हैं और कौन कौन से स्वरूप जो है हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं लिखित स्वरूप के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, स्वरूप, भाषा का कौन कौन सा स्वरूप अभी प्रचलित वर्तमान में आप देखें तो यहाँ पे 2 प्रचलित भाषाएं आपको मिलेंगी। एक तो सबसे पहले मौखिक, दूसरा लिखित, एक और होता है लेकिन दोस्तों सांकेतिक, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसका प्रमाणिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रमाणिकता नहीं है। कौन से संकेत के लिए मतलब कौन सा अर्थ होता है, इसका अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। बहुत जगह पर एक ही संकेत के लिए 2-2 कार्य होते हैं, अलग कार्य होते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा उतना जो है प्रमाणिक नहीं हो पाया है, जिस कारण से इसका कुछ ही क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है उसी क्षेत्र के लोग इसके संदर्भ में जानते हैं, इसलिए ये उतना कारगर नहीं होता है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से इसके स्वरूप की बात यदि हम करें तो मुख्य रूप से इसके 2 ही स्वरूप यहाँ विद्वान है। कौन कौन से स्वरूप विद्वान है, मौखिक और लिखित। जी हाँ दोस्तों, मौखिक और लिखित स्वरूप ही विद्वान है। मौखिक और लिखित स्वरूप के संदर्भ में ही है हम लोग बात करते हैं इसके स्वरूप के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को रोक रहे हैं और अगले वीडियोज में हम लेके आएंगे स्वरूप के संदर्भ में, जिसमें मौखिक और लिखित स्वरूप की चर्चा हम लोग करेंगे। मैंने ये थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया कि अगले वीडियोस में हमारा कौन सा प्रयास होने वाला है। तो दोस्तों, हम आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस चैनल पर बने रहें और अच्छे से अच्छा वीडियो आप सभी के लिए बना के लाएं। और ये देखिए, हमने आपके चाहे आप बीएड पाठ्यक्रम की बात कर लें, डीएलएड पाठ्यक्रम की बात करें या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, हम 6, 7, 8, 9, 10 सभी की जगह सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। खासकर शिक्षण से संबंधित छात्रों के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है हमने भाषा कक्षा कक्ष में भाषा के कार्यों की विवेचना की है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।